उधर कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को राज्य में दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर इसे लिंगायत और वोकालिगा में बांट दिया है। मुस्लिम नेताओं के मुताबिक ये कानून संगत नहीं है, क्योंकि उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि पिछड़े होने की वजह से दिया गया था। वहीं अनुसूचित जनजाति भी इस फेरबदल से खुश नहीं है। बवाल इतना हुआ कि शिवमोगा में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। शिवमोगा में हिंसा। अनुसूचित जाति के बंजारा और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के घर का घेराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनकी मांग है कि बसवराज बोम्मई सरकार सदाशिव आयोग की सिफारिश के तहत रिजर्वेशन के अपने फैसले को वापस ले, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। पिछले शुक्रवार को बोम्मई कैबिनेट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम भी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर इसे लिंगायतों और वोकालिगा में बांट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को सही ठहराया था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। मुसलमानों को आरक्षण 1994 में दिया गया था। तब अल्पसंख्यकों के सर्वे के आधार पर उनके पिछड़ेपन को देखते हुए वीरप्पा मोइली सरकार ने ये 4% आरक्षण दिया था। You cannot take away or add any to the बैकवर्ड क्लास लिस्ट से किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश के बगैर नहीं हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट दी है और उसी के आधार पर किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। Interim report. The High Court has rejected. No decision can be taken on interim report. ये कोर्ट में टिकता भी नहीं है। और दूसरा जो है, ये जो ईएमएस में जो डाले हैं, कौन से बुनियाद पर? मुस्लिम आज बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड हुए हैं। आपको रिपोर्ट किसने दिया? हाल ही में बोम्मई सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बसवराज बोम्मई सरकार ने भले ही रिजर्वेशन से जुड़े स्लैब में बदलाव लाए हों, लेकिन इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार चाहे जो भी बदलाव लाए, जब तक उस पर हाईकोर्ट की मुहर नहीं लगती तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात राजस्थान की, जहां बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की राजस्थान बीजेपी कार्यालय में ही ताजपोशी की गई। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक मंच पर मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी को दूर करने का प्रयास किया है। बता दें कि प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार पश्चिम बंगाल पहुंची। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। इसमें बीजेपी नेता शामिल नहीं हुए। राज्य बीजेपी का यह दावा है कि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को गलत बताया है। मैडम, आप संवैधानिक प्रमुख हैं। कृपया इस देश के संविधान और गरीबों के अधिकार की रक्षा करें। आधिकारिक निमंत्रण पर विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह में ममता बनर्जी ने एक बड़े राजनीतिक मुद्दे को उठाया। वहीं उनकी पार्टी ने बीजेपी पर कार्यक्रम के बहिष्कार का आरोप लगाया है। टीएमसी के मुताबिक राष्ट्रपति के सम्मान समारोह में सभी दलों को बुलाया गया था। इससे एक दिन पहले नेता विपक्ष ने दावा किया कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।
यही वजह है कि उन्हें नहीं बुलाया गया। टीएमसी ने बीजेपी को निमंत्रण देने का सबूत पेश किया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी ओछी राजनीति और बंगाल को कलंकित करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकती है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री यहाँ जो आदिवासी कलाकारों के साथ खुद वाद्य यंत्रों को बजाना, साथ ही साथ नृत्य, उनके साथ ताल के साथ ताल मिला के नृत्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी को समान सम्मान देना, सभी को समान भाव से आदर करना, सभी संस्कृति को अपनाना, ये बहुत बड़ा कला चीफ मिनिस्टर के पास है। इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में रखे गए सिविक रिसेप्शन को लेकर आज पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल हुआ। बीजेपी इस रिसेप्शन को बॉयकॉट किया और कहा कि उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि ये राष्ट्रपति का अपमान है और पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। अब बीजेपी कहते हैं कि वो शाम को राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में रखे गए डिनर में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। आज प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में फैसले का दिन है। ये फैसला दोपहर 2 बजे के करीब आ सकता है। इस मामले में माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ फरहान आरोपी है। कल गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया और उसे नैनी जेल में रखा गया है। यहीं पर अशरफ को बरेली तो फरहान को चित्रकूट की जेल से लाया गया है। आज अहम फैसले का दिन है। 2006 का ये मामला है उमेश पाल अपहरण केस, जिस पर आज फैसला आना बाकी है। उमेश पाल की हत्या के आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी जेल लाने के पूरे सफर पर मीडिया की नजर रही। पुलिस के काफिले के पीछे परिवार भी चलता रहा। अतीक अहमद और उनके परिवार ने अंदेशा जताया था कि विकास दुबे की तरह उन्हें भी फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। अब मंगलवार को अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी है। वहां अतीक के खिलाफ 16 साल पुराने मामले में फैसला आना है। ये मामला भी उमेश पाल से जुड़ा है। तब उमेश पाल ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। बीते दिनों उमेश पाल की हत्या हो गई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अतीक के सहयोगियों की धरपकड़ शुरू की। उनके घर बुलडोजर चलने लगे। इसके बाद अतीक का परिवार डरा हुआ था कि उसे भी मार दिया जाएगा। जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम, आपको क्या कुछ डर है? जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया? नहीं, ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं। मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं, तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं। इधर अपने बेटे को खो चुके परिवार को भी फैसले का इंतजार है। उमेश पाल की मां कहती है उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे मेरे बेटे को मारा है, 2 गनर मारे गए हैं, मेरा कोख खाली हुआ, 2 और मरे हैं, उनके भी माँ का आत्मा तड़प रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ जैसे मेरी बहू का सुहाग उजड़ा, मेरा कोख उजड़ा, छोटे छोटे बच्चों को सर से पापा का छाया निकला है, वैसे अतीक अशरफ इसके बेटे मारे जाए। पहले अतीक अशरफ मारा जाएगा तो जहाँ इसका बेटा छिपा होगा निकल के आएगा, लेकिन इन दोनों की हत्या हो जाएगी, तब हम लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, वरना इन लोगों से खतरा, मेरा परिवार जी नहीं पाएगा। उमेश पाल दरअसल राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। ये जनवरी 2005 का मामला था। तब आरोपियों ने उमेश का अपहरण कर उनसे लिखवाया था कि उनका इस केस से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उमेश ने मामला दर्ज कराया। अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, एक शख्स फरहान सहित 11 को नामजद कराया। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को साबरमती और बरेली जेल से तमाम कयासों के बीच प्रयागराज पुलिस नैनी जेल शिफ्ट कराने में कामयाब रही।
अब अगली चुनौती इन्हें अदालत में पेश करने की है, जहां इस अपराध में उन्हें फैसला सुनाया जाएगा। प्रयागराज के नैनी जेल से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में महिलाओं की मानसिक तकलीफों और सेहत पर ध्यान दिए जाने की बड़ी जरूरत है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से तैयार टेलीमानस डिजिटल प्लेटफॉर्म इन महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहा है। और कहीं पे इशू आ रहा है बाज़ अभी इन दिनों में आपको कहीं पे लगा कि यहाँ इशू हो रहा है? श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में ये एक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र है। 30 साल की सीरत यहाँ काम कर रही 18 महिला काउंसलर्स में से एक है। उनकी टीम 24 घंटे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से मानसिक परेशानियों के लिए आने वाले फोन कॉल्स पर परामर्श देती हैं। भारत सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीमानस के तहत सीरत मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही एक युवा महिला को सलाह दे रही हैं। सीरत उस महिला की समस्या सुन उसे जरूरी सलाह दे रही हैं और साथ ही बता रही हैं कि बातचीत पूरी तरह गोपनीय है और उनकी पहचान जाहिर नहीं होगी। श्रीनगर में बीते 5 महीने से काम कर रहे इस डिजिटल कॉल सेंटर में एक खास बात ये सामने आई है कि यहाँ आने वाली 70% कॉल परेशान महिलाओं की होती है। ज़्यादा 70% वुमन है, तो हमें उनके लिए ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उनको लगता है कि स्टिग्मा अटैच हो जाएगा हमारे साथ, तो इसीलिए उनके लिए ये ज़्यादा एक्सेसिबल और कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहती है और प्लस जो अनदर पर्सन जो हम है वो भी वुमन ही है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हमारे साथ। डिजिटल कॉल सेंटर के इंचार्ज का कहना है कि ये इलाका लंबे समय से आतंकवाद के साए में रहा है। ऐसे में यहाँ देश के अन्य इलाकों के मुकाबले मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं कहीं ज्यादा हैं। Mental health became more available. मानसिक स्वास्थ्य पर सलाह पाना अब आसान है और उस तक अब सबकी पहुंच भी है। लोग अपने घरों में बैठकर ही इलाज पा सकते हैं। क्लास की संख्या और उन पर बिताए गए समय के हिसाब से हम देश के 3 सबसे अच्छे केंद्रों में से एक है। In terms of number of calls received and in terms of hours spent on calls. मानसिक स्वास्थ्य को कभी समाजी शर्मिंदगी का नाम दिया गया, कभी कोई और नाम दिया गया, इसीलिए कई लोग इलाज करने के लिए अस्पताल नहीं जाते हैं। टेलीमानस के जरिए न सिर्फ हर एक को मानसिक स्वास्थ्य का इलाज मिल रहा है, बल्कि इसके ज़रिए से एक तलख हकीकत भी सामने आई है। जितने भी कालें टेलीमानस को पिछले 5 महीनों से आई हैं, उनमें से 70% यहाँ की औरतों की हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी।